जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अप्रैल मंथ का क्रॉनिकल मैगज़ीन से कुछ क्वेश्चंस है क्रॉनिकल का, जो वहाँ से हम लोग देखेंगे। ये अप्रैल मंथ क्रॉनिकल का है मैगज़ीन, और इसमें फरवरी 2024 के घटनाक्रम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस है। इसको आज हम लोग देखेंगे। पूरे मंथ का मैगज़ीन है, इसका निचोड़ है। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है, वनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला लिया, तो इसके विचार देखते हैं क्या भी हाल में फैसला लिया गया है। इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो कहता है, वनों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें वृक्ष आवरण वाले गैर रिकॉर्डेड क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। क्या कर रहा है, वनों की परिभाषा के विस्तार करते हुए इसमें वृक्ष आवरण वाले गैर रिकॉर्डेड क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस निर्णय का लक्ष्य 2.97 लाख वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1927 के दायरे में लाना है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संरक्षित क्षेत्रों के निर्धारण के लिए वन के शब्दकोश अर्थ का उपयोग किया जाएगा। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा। एक का आंसर बी होगा। इसमें हमारा एक सही है और 3 सही है, तो इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और हाल के व्यापार विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। क्या करा, भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हाल के व्यापार विकास को ध्यान में रखते हुए कौन से कथन सत्य है। क्लियर। अब इसमें से कौन से कथन सत्य है ये देखना है। तो भारत ने चीन और वियतनाम से सौर ग्लास आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की, जिससे घरेलू सौर पैनल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। क्लियर। कह रहा, भारत ने चीन और वियतनाम से सौर ग्लास आयात की है, एंटी डंपिंग जांच शुरू की, जिससे घरेलू सौर पैनल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सेकेंड है, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। क्या बोल रहा है, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी व्यापार के सुविधाजनक बनाने के लिए किसके साथ, यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर में वृद्धि की, जिससे संभावित रूप से नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों में निवेश प्रभावित हुआ। भारत ने एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हरित हाइड्रोजन के उत्पादन सौर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इसका आंसर क्या होगा, 2 का आंसर होगा सी। क्या होगा, 1, 3 और 4। एक सही है, 3 सही है और 4 सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रवासी प्रजातियां है जिसे कन्वेंशन पर विचार करना है। 3 का इसमें क्या है, उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य कथन का चयन करना है। तो CMS COP14 की बैठक 12 से 17 फरवरी 2024 को ताजिकिस्तान में हुआ। किसका, CMS COP14 की बैठक ताजिकिस्तान में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरणीय संधि है। भारत को इस कन्वेंशन में एक पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें से कौन से कथन असत्य है। 3 का असत्य कथन होगा 1 और 3, यानी कि ए आंसर है। 1 असत्य है और 3 असत्य है, यानी कि सही है सिर्फ। तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यावरणीय संधि है। क्लियर। अब क्वेश्चन है 4 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार
तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार को संस्कृत का विद्वान स्वामी, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन स्वामी। फिर क्या कर रहा है, रामभद्राचार्य के साथ प्रतिष्ठित ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उन व्यक्तियों को उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करता है जिन्हें अपनी प्रतिभा और समर्पण के साहित्यिक परिदृश्य को समृद्ध करता है। 1961 में स्थापित यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। यह केवल उन लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में उल्लेखित है। तो 4 का आंसर होगा डी, बिल्कुल सही। ये उन लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में लिखा गया है, उसी को मिलता है। अब इसमें बाकी गलत क्या है, तो कहता है 1961 में स्थापित यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, जो गलत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उन व्यक्तियों को उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करता है जो उन्हें अपनी प्रतिभा और समर्पण के साहित्य प्रदर्शन को दिया जाता है। अपनी नहीं, ये सोसाइटी को भी उजागर करता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, क्राइटेरिया है। एनीवे नेक्स्ट है 5 नंबर, भारत के बागवानी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बागवानी क्षेत्र के संबंध में उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कौन से सही है। चलिए, कथन ए है, भारत फलों और सब्जियों का एक प्रमुख वैश्विक स्रोत बनने की ओर अग्रसर है। भारत फलों और सब्जियों का एक प्रमुख वैश्विक स्रोत बनने की ओर अग्रसर है। 5 का ए कथन, यानी कि ये सही है। कथन और कारण, कथन ए और कथन दो, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत फल और सब्जी के लिए अग्रसर है, तो ये हमारा कथन सही है। कथन आर में देखते हैं, भारत में पोषण सुरक्षित आहार की ओर बदलाव और प्रति व्यक्ति उपयोग मात्रा में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सत्य और आर का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मिशन स्पाइट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन स्पाइट्स और उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य कथन का चयन करना है। यूरोपीय संघ ने लाल सागर में शिपिंग की रक्षा के लिए मिशन स्पाइट्स नामक एक नौसैनिक मिशन शुरू किया है। किसका करा है? यूरोपीय संघ ने लाल सागर में शिपिंग की रक्षा के लिए मिशन स्पाइट्स नामक एक नौसैनिक मिशन शुरू किया है। यह मिशन सोमालिया के हूती विद्रोहियों के हमलों से सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। और इसमें से असत्य कथन कौन है? तो बिल्कुल सही असत्य कथन हमारा ये होगा, बी होगा। एक तो हमारा सही है कि यूरोपीय संघ ने लाल सागर में शिपिंग की रक्षा के लिए मिशन स्पाइट्स नामक एक नौसैनिक मिशन शुरू किया है, लेकिन ये सोमालिया हूती से रक्षा करने के लिए नहीं, इसलिए ये गलत है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर का कहाँ उद्घाटन किया? हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका होगा संयुक्त अरब अमीरात BAPS हिंदू मंदिर का। चलिए 8 में क्या है? निम्नलिखित हाल ही में चर्चा में रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1980 के दशक में देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों के लिए मूल्य में वृद्धि से सुरक्षा एवं वांछनीय फसल उत्पादन को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य के साथ लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित है। अनाज और दालों के मामले में MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां तक बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। उपरोक्त कथनों में गलत विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका होगा 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों गलत विकल्प ही है। चलिए
हाल ही में चर्चा में रहे टाइगर रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहा है और इनमें से कौन से सुमेलित है, सुमेलित कौन सही सुमेलित है, ठीक है। केवल टाइगर रिजर्व कहता है, केवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, बोर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, काली टाइगर महाराष्ट्र में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। उनमें से कौन से सुमेलित है? ओके, तो हम लोग थे कहाँ पे? हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व और इनकी उपस्थिति को दर्शाना है और इनमें से कौन से सही है उसको चेक करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे केवल टाइगर रिजर्व, केवल टाइगर रिजर्व, हाँ ये तेलंगाना में है, बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ एक और टाइगर रिजर्व है अमराबाद, कौन सा है? अमराबाद, अमराबाद, अमराबाद। कौन कौन है? केवला टाइगर कवला टाइगर और अमराबाद, दोनों तेलंगाना में, तो ये सही है। दूसरा बोर टाइगर, बोर टाइगर ये तमिलनाडु में नहीं पड़ता, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो हमारा ये गलत हो गया। काली टाइगर महाराष्ट्र, ये भी गलत है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 सही है, तो इसमें से केवल 1, केवल दो बी आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ एक टाइगर रिजर्व से तो जुड़ा हुआ था, तो इसको एक ध्यान में रखने की बात यह है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका गठन कब हुआ था। तो याद रखना है वन्य जीव अधिनियम 1972 संशोधन 2006 में हुआ था, इसके अंतर्गत रखा गया है। और ये संरक्षित पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा संरक्षित किया जाता है, विशेष बातें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समान नागरिक संहिता के संबंध में इसमें से उपरोक्त कथनों के आधार पर कौन से सही विकल्प है, इसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक संबद्धता को बावजूद नागरिक कानूनों का एक समान समूह रखने का प्रस्ताव को संदर्भित करती है। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सेकंड है यूसीसी की अवधारणा कानून के समक्ष समानता और एकरूपता के विचार में निहित करता है, बिल्कुल ये भी सही है। गोवा एवं पुर्तगालियों द्वारा नेपोलियन कोड पर आधारित एक समान नागरिक संहिता लागू की गई है, चलिए ये भी सही है। भारतीय संविधान के मूल में एक समान नागरिक संहिता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा 1 2 3, चलिए 1 2 3 बी ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 11 में क्या है? 66वें ग्रैमी अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 66वें ग्रैमी अवार्ड के बारे में विकल्प दिया हुआ है, इसमें से कौन से सही है इसके बारे में देखते हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेव के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है, तो बिल्कुल सही ये जीता है। उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक रात में 3 ग्रैमी जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, बिल्कुल सही है। संगीत संबंधी उपलब्धियों को मान्यता देने का यह वार्षिक आयोजन वर्ष 1955 में कलाकारों का सम्मान करने के लिए वर्ष को शुरू किया गया है, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए 12 में क्या है? हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत जोड़ी गई 5 भारतीय आर्द्रभूमि के कौन से आर्द्रभूमि कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? कौन से आर्द्रभूमि कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? तो एक ए में है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ऑप्शन ए में मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है। आगे देखते हैं बी में क्या है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, घनासिनी मुहाना, लॉन्गवुड शौला रिजर्व 1, और इनमें से कौन सा नहीं है? तो 12 का डी नहीं है, कौन सा है?
लॉन्गवुड सोलो रिजर्व ये नहीं होगा, लेकिन अंक, समुद्र पक्षी, घना सिंह, बाकी वो सब है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम के बारे में क्या है? स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज के बारे में। स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें है, कृषि मंत्रालय ने स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम तकनीक को पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड हस्तांतरित किया है। सेफ्टी SAFEETY सेफ्टी को सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। रैपिड RFID ट्रेसेबिलिटी ऑनलाइन वजन को नमी माप और रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित अनाज से नमी को हटाने के साथ अनाज की थैलियों कन्वेंटाइज लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा दिया है। और लास्ट है, यह उन्नत प्रणाली लगभग एक ट्रक यानी कि लगभग 28 टन अनाज को केवल 40 मिनट में संभाल सकती है। विकल्प में से कौन से सही है? 13 का आंसर सी होगा, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां। क्लियर? श्री कल्की धाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन विचार कीजिए? श्री कल्की धाम कहाँ पे है? उपरोक्त कथनों पर सही विकल्प का चयन करना है। 15 का 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने बदायूं जिले में श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के 24वें अवतार भगवान कल्की के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो न डी न ऑप्शन होगा, 15 का डी, न 1 और न 2, दोनों में से कोई नहीं होगा। और आज का अंतिम और 16वां क्वेश्चन, स्वस्थ भारतीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वस्थ भारतीय परियोजना एक स्वस्थ सूचना मंच है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन सेफ्टी नेट में शामिल हो गया है। वैक्सीन सेफ्टी नेट विश्व स्तरीय वैक्सीन सुरक्षा जानकारी प्रदान करने वाली वेबसाइटों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसमें गलत कथन कौन सा है? 16 का उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि हमारा ये भी सही और ये भी सही, तीनों के तीनों सही है। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा देखा अप्रैल मंथ के मैगजीन से और फरवरी मंथ का ये सारा घटनाक्रम है। ओके, आई होप कि आप सबको एग्ज़ाम व्यू से बहुत बेस्ट काम आ सकता है। थैंक यू।